महलों की बेटी का गरीब ससुराल। ये बॉल मेरी है, इससे तो मैं ही खेलूंगी। नहीं, ये बॉल मेरी है, इसे मेरे पापा लेकर आए थे। मैंने कहा ना, इस बॉल से मैं ही खेलूंगी। बच्चों, ऐसे लड़ते नहीं। अगर तुम दोनों ऐसे लड़ाई करोगे तो मैंने जो कपकेक बनाए हैं वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। सॉरी आंटी, अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। सॉरी मम्मी। वेरी गुड, चलो अब तुम दोनों मिलकर खेलो। मैं तुम दोनों के लिए कपकेक लेकर आती हूँ। इन बच्चों को खेलते देख मुझे तो हमारे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। धीरे धीरे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हमारे बच्चे साथ में खेलते हुए कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं ना। राजेश, क्यों ना हम अपने बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले? तुम क्या कहते हो? सच कहूं तो जितेंद्र, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी कब से तुमसे यही बात करना चाहता था। तो अब तय हुआ, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी करेंगे। इतना कहकर बचपन के दोस्त राजेश और जितेंद्र एक दूसरे के गले मिलते हैं। राजेश और जितेंद्र शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। इन दोनों का घर किसी महलों से कम नहीं था। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए दोनों अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं। बेबी, ये लीजिए आपकी कॉफी। तुम फिर ये मिल्क और शुगर वाली कॉफी ले आई? तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ? क्या हुआ आराधना बेटा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? माँ, आपने ये कैसी नौकरानी रखी है? मैं जब भी इससे कॉफी मांगती हूँ ये मेरी कॉफी में दूध और चीनी डालकर ले आती है। इसे पता नहीं कि मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है। बेटा, बेचारी दिन भर में इतने सारे काम करती है, इसलिए भूल जाती होगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने आज ही एक और नई नौकरानी रखी है। अब से वो रोज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद ब्लैक कॉफी लेकर आएगी। लेकिन ये क्या, सुबह के 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें क्या कॉलेज नहीं जाना? मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक मेरी फरारी नहीं आ जाती मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ऐसा कभी हो सकता है कि हमारी प्यारी बिटिया रानी ने हमसे कुछ बोला हो और हमने उससे नाला कर दिया हो? तुम्हें जो फरारी चाहिए थी वो फरारी कब की आ चुकी है और नीचे कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मम्मी, सच्ची डैड ने मेरे लिए मेरी मनपसंद फरारी मंगवा दी। आप दोनों वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी और डैडी हो। आई जस्ट लव यू। आई लव यू टू माई प्रिंसेस। चलो हम जल्दी से तैयार हो जाओ। आराधना जल्दी से उठती है और तैयार होकर सीधा अपनी फरारी में बैठती है। लेकिन आराधना कॉलेज जाने की बजाय एक पार्क के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोकती है और जल्दी से गाड़ी से उतरकर पार्क में जाती है, जहां वो एक लड़के से मिलती है। सॉरी, आज फिर से मैं आने में लेट हो गई। प्रिंसेस आराधना, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो आपको रोज का काम है। सॉरी बाबा, आप कितना गुस्सा करोगे? प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार से लेट मत होना। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अरमान था, जिससे आराधना के माता पिता ने बचपन में आराधना का रिश्ता तय किया था। अरमान, अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। क्यों ना अब हम जल्दी से अपने मम्मी डैडी से बात करके शादी कर ले। बचपन में हमारी मम्मी पापा ने हमारा रिश्ता तय किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शादी होना मुश्किल है। जब से पापा के बिजनेस में लॉस हुआ है तब से हम लोग एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे हैं। अब ना ही हमारे पास रहने के लिए कोई बड़ा घर है और ना ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसे। मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन हमने बचपन से एक दूसरे से प्यार किया है, तो अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और ये रिश्ता तो हमारे पापा ने तय किया था। मुझे नहीं लगता कि वो इससे अब इनकार करेंगे। जहां अरमान और आराधना के बचपन की दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल गई थी और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, वहीं अब तो आराधना की भी पढ़ाई पूरी होने वाली है, तो क्यों ना अब आप राजेश भाई साहब से बात करके बच्चों की शादी का मुहूर्त निकलवाइए। मैं तो कब से ये सोच रहा था, मैं कल ही जाकर राजेश से बच्चों की शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। अगले दिन होते ही जितेंद्र अपने बचपन के दोस्त राजेश के घर जाता है। राजेश, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? भूल गया,
बचपन में हम दोनों ने अपने बच्चों का रिश्ता तय किया था। अब उन दोनों की उम्र शादी लायक हो चुकी है। अब बता, कब भेज रहा है अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाकर? मेरी बेटी तेरे घर की बहू बनेगी, भूल मत। ये रिश्ता मैंने तब तय किया था जब तू मेरी तरह अमीर था। अब तो मेरे घर के नौकर से भी ज्यादा गरीब है। तुझे क्या लगता है अब मैं ये रिश्ता कर दूंगा? राजेश की बात सुन जितेंद्र का दिल टूट जाता है। वहीं आराधना को जैसे ही ये बात पता चलती है, मम्मी पापा, मैं अरमान से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। आपने ही तो बचपन में मेरा रिश्ता अरमान से तय किया था, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? पहले की बात अलग थी, जब वो लोग हमारी तरह अमीर थे, लेकिन अब वो लोग बहुत गरीब हैं। मैंने अरमान से प्यार किया है। मैं उसके साथ में सूखी रोटी खाकर भी जिंदगी गुजार सकती हूँ। तुझे उससे शादी करनी है तो हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। गरीबी की ठोकर लगकर यह जमीन पर गिरेगी ना, तो तब जाकर इसे अपनी गलती का एहसास होगा। आराधना अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर अरमान के पास चली जाती है, जिसके बाद अरमान और आराधना मंदिर में शादी कर लेते हैं। आराधना बहू, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम तुझे कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद हम तेरे माँ बाप हैं और तू हमारी बेटी। एक बहू के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, जब उसकी सास ससुर उसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझे। आराधना ने अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक गरीब की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होगा। ये चूल्हा क्या है? कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन जल ही नहीं रहा। खास खास कर मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया है। आराधना बहू, तू यहाँ चूल्हे के पास क्या कर रही है? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए खीर बना रही थी। लेकिन देखिए ना, ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। जरा अपनी हालत तो देख, खास खास कर तेरी क्या हालत हो गई है। तू जा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। दीप्ति आराधना को चूल्हे के पास से हटाकर उसके लिए अपने हाथों से खीर बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। समय बीतने के साथ साथ आराधना अपनी सास को देख रेख कर धीरे धीरे घर के कामों को जान रही थी और अब बेचारी भी घर के कामों को करने की कोशिश करती है। इस गोबर में से कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, लेकिन मुझे ये उपले तो बनाने ही होंगे। आराधना नाक पर कपड़ा बांधकर गोबर से उपले बनाती है। अब आराधना जैसे ही घर के अंदर जाने लगती है कि तभी गोबर पर पैर रखने की वजह से फिसलकर सीधा नीचे गिर जाती है। आराधना के चिल्लाने की आवाज सुन दीप्ति और जितेंद्र भी वहां जाते हैं। मेरी कमर। अरे क्या हुआ आराधना बहू, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, बस वो मैंने देखा नहीं कि नीचे गोबर रखा है, इसलिए मैं उस पर पैर रखते ही फिसल गई। मैंने कहा था ना कि तू ये सब काम मत कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। दीप्ति जितेंद्र दोनों मिलकर आराधना को उठाते हैं और अंदर ले जाकर उसके पैर पर दवाई लगाने लगते हैं। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे पैरों को मत छूइए। दीप्ति बहू, तू क्यों भूल जाती है कि तू मेरी बहू होने के साथ साथ अब बेटी भी है मेरी, और एक माँ अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अपनी सास ससुर के दिल में अपने लिए इतना प्यार देख आराधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन लगता है मुझे जिंदगी भर मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ेगी। आज भी कंपनी वालों ने मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं किया। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आजकल के समय में जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आजकल तो बस अपना बिजनेस ही सबसे अच्छा काम है। तो क्यों ना हम लोग भी एक बिजनेस शुरू करें? आजकल फूड ब्राइटनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। ऊपर से माँ जी तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। हम चाहे तो अपने फूड बिजनेस का एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, ये सोने का लॉकेट मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। हम इसे बेचकर अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपने ससुराल वालों के लिए आराधना अपनी माँ का दिया हुआ सोने का लॉकेट बेचकर पैसे ले आती है, जिसके बाद अब सभी लोग मिलकर अपना एक छोटा सा फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं।
समय बीतने के साथ साथ इन सभी का फूड बिजनेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सिर्फ 6 महीना में ही इन लोगों की मेहनत रंग लाती है और अब इनके पास काफी सारे होटल और रेस्टोरेंट भी होते हैं। वहीं जब ये बात राजेश और ज्योति को पता चलती है तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। जितेंद्र, मेरे बचपन के दोस्त, मुझे माफ कर दे। पैसों के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं अपने बचपन की दोस्ती और वादे को भूल गया था। हाँ भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। राजेश मेरे दोस्त, तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बेटी भले ही महलों की रानी थी, लेकिन अपने गरीब ससुराल में कभी उसे किसी चीज की शिकायत नहीं की। आज जो ये सब कुछ पहले की तरह हो पाया है, ये सब सिर्फ आराधना की वजह से हुआ है। अगर आराधना नहीं होती तो हम लोग अभी भी उस गरीबी में ही जी रहे होते। दीप्ति और जितेंद्र की बात सुन राजेश और ज्योति को आराधना पर बहुत गर्व होता है, जिसके बाद आराधना का अपने माँ बाप से रिश्ता बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है। वहीं राजेश और जितेंद्र की बचपन की दोस्ती भी अब बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है और सब खुशी खुशी रहते हैं।